नमस्कार साथियों, मैं राजीव सुनहरे स्वागत करता हूं आपका टीम राजीव के ऑफिशियल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की जीरो से लेकर नेट और जेआरएफ की फुल मास्टर प्लान की स्ट्रेटजी आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रेटजी की चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने बोला जीरो से आपको इधर बताया जाएगा। ठीक है, तो जो बिगिनर्स हैं या पहला अटैम्प्ट दे चुके हैं, दूसरा दे चुके हैं, या जिनका 4 या 5 या 10 मार्क्स से जीआरएफ रह जाता है, तो सभी प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए वीडियो उपयोगी होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम का जो नया महीना वह है यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025। जो नेट का एग्ज़ाम है वह एनटीए के द्वारा होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, जो यूजीसी नेट होता है वह ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स के लिए होता है, जैसे कि हिंदी, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र एट्सेट्रा। वहीं सीएसआईआर नेट जो एग्ज़ाम है वह साइंस बैकग्राउंड के लिए होता है और मैथमेटिक्स इसमें शामिल होता है। अगर आपका विषय लाइफ साइंस है, आपका फिजिकल साइंस है या केमिकल साइंस है, तो उसके लिए आपको सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न जो है वह 2 पेपर रहते हैं इसमें। पेपर 1 50 क्वेश्चंस रहता है और पेपर 2 जो रहता है सब्जेक्टिव रहता है, इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस जो होता है वह 2 मार्क्स का होता है, तो 50 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स हो जाएंगे। और 100 क्वेश्चंस कितने के हो जाएंगे, 200 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए अपने 150। यहाँ 150 से मेरिट बनती है। ठीक है, 150 से क्या बनती है, मेरिट बनती है। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 300। ठीक है दोस्तों, तो 300 में से आपको जो है मार्क्स टोटल लाना पड़ते हैं। अगर पेपर 1 की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ मार्क्स क्वालिफाइंग भी होते हैं। आपको आई थिंक 17 मार्क्स आपको लाना पड़ते हैं ईवार कैटेगरी में क्वालिफाइंग के लिए। और कंफर्म कर लेना इसको, जितना मुझे पता है 17 के समथिंग रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें नहीं होती है। ठीक है, और सीबीटी मोड पर ये एग्ज़ाम होता है। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, ऑनलाइन ये आपका टेस्ट होगा। एक बार ऑफलाइन हुआ था लेकिन वह कैंसिल हो गया था। चलो अब बात करते हैं व्हाट शुड बी आवर टारगेट। हमको पता है कि 300 मार्क्स का ये पेपर है, 150 इसमें क्वेश्चंस हैं, तो हमारा जो टारगेट है वह क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पेपर 1 की अगर बात की जाए तो उसमें क्वेश्चंस की बात करेंगे हम, तो 30 के समथिंग क्वेश्चन या 30 प्लस अगर आपके हो रहे हैं तो आपका नेट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, 35 और 40 प्लस आ रहे हैं तो आप जेआरएफ के लिए सेफ माने जाओगे। मतलब ये जो पेपर 1 का जो टारगेट है ना, अगर आपके 30 से 40 के बीच में है तो आप जो है अच्छा टारगेट मान सकते हैं, और 40 प्लस है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आप चले जाओगे। ठीक है, तो आपको टारगेट क्या रखना है, 40 प्लस का रखना है। ठीक है, तो पहले आपको 30 का रखना है, फिर 35, फिर 40 का, धीरे धीरे आपको टारगेट बढ़ाना है, 40 प्लस तक ले जाना है। इफ़ वी टॉक अबाउट पेपर 2, तो पेपर 2 की अगर बात की जाए तो जो पॉलिटिकल साइंस का है इसमें जो है 60 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो अगर आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो ये ठीक स्कोर है। इसको बढ़ाकर आपको 70 करना और फिर आपको करना है 80 और फिर 80 प्लस। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी में अगर बात की जाए जेआरएफ के लिए तो दिसंबर 2024 में 117 क्वेश्चंस गया था आउट ऑफ 150। आउट ऑफ 150 कितने मार्क्स लाए थे, 117 मार्क्स आपको लाना पड़े थे। तो अब हम इसको टारगेट लेके चलेंगे सभी बच्चों के लिए 120 प्लस। अगर जीआरएफ जो करना चाहते हैं तो 120 प्लस आपको जो है टारगेट करना होगा। ठीक है, तो व्हाट शुड बी अवर टारगेट, तो 120 प्लस शुड बी अवर टारगेट। ठीक है, तो यही सोच के हम अपनी जो है प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। आपके मन में यही टारगेट होना चाहिए, 120 प्लस लाना है हमको। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम की। तो आपके पास कितना टाइम है दोस्तों, अभी उसका मैंने एनालिसिस किया है, देखते हैं। ठीक है,
देखो, जो टाइम होता है वो सबसे बड़ा वीपन होता है। क्या होता है? टाइम जो होता है वो सबसे बड़ा वीपन होता है इस पूरे ब्रह्मांड में। आप मुझे बताइए कि कोई भी क्या बीता हुआ 1 सेकंड भी वापस ला सकता है? कोई नहीं ला सकता, ठीक है? वी कैन नॉट कम बैक 1 सेकंड एट लीस्ट, ठीक है? तो हम 1 सेकंड भी अपना जो बीता हुआ है, पास्ट में है, उसको हम नहीं ला सकते हैं, तो क्यों टाइम वेस्ट करना फालतू का? आप देखते हैं आपके पास कितने सेकंड हैं, कितना टाइम है आपके पास। देखो, आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 5 जुलाई 2025 को, ठीक है? और आपका जो टारगेट है, आपको कब तक लेके चलना है, वो चलना है आपको 30 नवंबर 2025 तक। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों, वह लगभग हो जाएगा दिसंबर में, और दिसंबर में हम उसको मान सकते हैं 15 या 10 या 5 या 7, कभी भी हो सकता है। इसलिए मैंने दिसंबर को इंक्लूड ही नहीं किया है ना? तो हमने 30 नवंबर तक के टाइम को इसलिए सिलेक्ट किया है कि 30 नवंबर तक का आपको जो है टाइम है। चलिए तो देखते हैं, आपका जुलाई 5 जुलाई 2025 है, तो जुलाई जो है, जुलाई हो जाएगा आपके पास, अगस्त हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा और नवंबर हो जाएगा। दोस्तों आपके पास मोटे तौर पर कितने मंथ हैं? 1 2 3 4 5। आपके पास कितने मंथ हैं? 5 मंथ हैं। 5 मंथ मतलब 150 डेज़। अब जो 150 डेज़ होते हैं दोस्तों, कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलते हैं, ठीक है? आधा साल गुजर गया, आपको पता नहीं चला 2025। इसलिए आप ये मत सोचें कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है या फिर नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो आप, क्योंकि टाइम सच में बहुत फास्ट जा, आप जो है जल्दी जल्दी कीजिए। नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेटजी फॉर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर जो है स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सारा। देखिए, स्ट्रेटजी जो होती है ना, उसका मतलब होता है कि आपको कम समय में अधिक दक्षतापूर्ण जो है आउटपुट मिलना, ठीक है? स्ट्रेटजी के माध्यम से हम कोई भी कठिन काम या कोई भी जो है मुश्किल काम है उसको आसानी से कर सकते हैं या फिर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा रोल मैं कहता हूँ कि माना जा सकता है, ठीक है? जो जितने भी टॉपर्स होते हैं वो कम मेहनत में भी पेपर क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, और कोई एक एवरेज स्टूडेंट है वो 12-12, 13-13 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ता रहता है और फिर भी जो है उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। इसलिए स्ट्रेटजी बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों? चलिए, तो सबसे पहला जो फ़ोकस रहेगा वो सिलेबस पे रहेगा। जो सिलेबस होता है वह क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है? सिलेबस हमको बताता है कि हमको किस दिशा में चलना है, किस दिशा में पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है? और पीवाईक्यू क्या होते हैं, सिलेबस को फ़िल्टर करते हैं। सिलेबस बहुत बड़ा होता है दोस्तों, उसमें तो पॉलिटिकल थ्योरी उन्होंने दे दी फर्स्ट यूनिट में, तो पॉलिटिकल थ्योरी तो बहुत वास्ट है ना? तो पीवाईक्यू से हम ये जानेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में जो है क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, कितनी गहराई से बनते हैं, ठीक है? तो पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। थर्ड जो है वह है स्टडी मटेरियल। तो अदर स्टडी मटेरियल इज़ आल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। स्टडी मटेरियल को हमको सिलेक्ट करना है, लिमिटेड उनको रखना है, बट ऑथेंटिकेट रखना और उन पर विश्वास रखना है। और फिर क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को हमको डिसाइड करना है। शॉर्ट नोट्स को हमको जो है बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जब आपको रिवीजन का टाइम कर आना आता है, पेपर जब नज़दीक आ जाता है, तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर बार-बार फ़ोकस कर रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स आपको करने ही करने हैं, ठीक है? शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। हर टॉपिक के या फिर जो कठिन टॉपिक है, उसके आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ठीक है? शॉर्ट नोट्स पे इस पे हम आगे और चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करना होगी, ठीक है? ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे होगी, वो भी मैं बताऊँगा अभी आगे। और फिर है रिवीजन, तो रिवीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवीजन का मतलब होता है कि आपको चीज़ों को मेमोराइज़ करना है, आपको चीज़ों को दोबारा से रिवीजन करना है, ठीक है? जो भी चीज़ें आप पहली बार में भूल रहे हो, तो सेकंड बार में और थर्ड बार में उसको पक्की करनी है। और फिर है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमको जो है उसकी पूर्व प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और मॉक टेस्ट वही भूमिका निभाते हैं। तो मॉक टेस्ट को भी हमको करना है, इसको भी हम आगे देखेंगे, और फिर से रिवीजन करना है, और फिर से हमको क्या करना है, सक्सेस। रिवीजन के बाद जो है आपको, अगर ये पूरी स्ट्रेटजी आप अगर फॉलो कर लेते हो, ये 8 पॉइंट,
तो आई एम 100% श्योर कि आपका जो है रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, आपको सक्सेसफुल जो है सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को डिकोड करते हैं हम। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सिलेबस को डिकोड करते हैं। तो सिलेबस जो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 का, ये मैंने जो है शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, देखो पहली जो यूनिट है वो है पॉलिटिकल थ्योरी की। पहली यूनिट जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी इसमें दी गई है, जिसमें जो है रियलिज़म, लिबरलिज़म, आइडियलिज़म, मार्क्सिज़म और लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये थ्योरी दी हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में जो है कॉन्सेप्ट्स की मात्रा अधिक है। ये सारा ही जो है कॉन्सेप्ट्स बेस्ड है। ठीक है, अगर ये आप ठीक से समझ गए, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको ठीक से क्लियर हैं, तो आपको जो है पॉलिटिकल साइंस का सारा बेस है ना वो यहीं से बनता है। ठीक है, जस्टिस क्या है, इक्वालिटी क्या है, लिबरलिज़म क्या है, रियलिज़म क्या है, ये सारी विचारधाराएं, इन्हीं के आधार पर थिंकर्स आते हैं। फिर इन्हीं को थिंकर्स जो है किसी एक विचारधारा को, एक विचारधारा का चश्मा पहनकर जो है सारे कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ठीक है, दूसरा है पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट की अगर बात की जाए तो इसमें जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आते हैं। इसमें आपके 17 से 20 थिंकर्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, चाहे फिर वो हॉब्स हो, लॉक्स हो, रूसो हो, एरिस्टोटल हो या प्लेटो हो, ठीक है, कन्फ्यूशियस हो, ये सारे थिंकर्स इसमें आपको मिलेंगे। अब इन थिंकर्स को कैसे पढ़ना है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। अभी हम हल्का हल्का जो है सिलेबस की जानकारी ले रहे हैं। तीसरा है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसको आईपीटी भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? आईपीटी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अगेन इंडियन थिंकर हैं। अब इंडियन थिंकर में जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुए, है ना, महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, बी डी सावरकर हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुए। तो इन सभी थिंकर्स के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसमें दोस्तों है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अधिकतर लोगों की जो है, अधिकतर अभ्यर्थियों की जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वो इसको पढ़ते नहीं हैं, या फिर वो वीक सब्जेक्ट रहता है। इसको हम विशेष क्लासेस इस पर लाएंगे, वीडियो लाएंगे। अगर आईआर की बात की जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिट 5 में है। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है करंट बेस्ड काफ़ी पूछने लगे हैं। अभी दिसंबर में हुआ था तो उसमें जो है काफ़ी सारे करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है, इसके बेसिक्स क्या हैं, यहाँ पर जो है पंचशील समझौता क्या है, आइडियलिज़म क्या है, रियलिज़म क्या है, और कौन सी जो नीतियाँ हैं वो वर्तमान में भारत चला रहा है, किस देश के साथ में कौन से संबंध हैं, वर्तमान में किस देश के साथ में कौन से विवाद चल रहे हैं, ये सब इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो अगेन यूनिट 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। ये जो 3 जो यूनिट्स हैं ये इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्नेंस, इंडियन इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, और जो 9 यूनिट है वह है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है उसके लिए हमको जो है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बच्चों को जो है दिक्कत आती है। ठीक है, या फिर वो कम पढ़ते हैं इनको, तो इनके लिए हम स्पेशल लेक्चर सीरीज़ लाएंगे। ओके, तो ये है हमारा ओवरऑल जो है पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का सिलेबस। ये 10 यूनिट्स में कवर है। 10 यूनिट को टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सब टॉपिक में डिवाइड करके इनके सिलेबस को हमको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, और यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा वो सिलेबस हो गया है। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है सिलेबस हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम, PYQ। तो PYQ दोस्तों है, PYQ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब PYQ के माध्यम से हम इनका एनालिसिस करके ये समझ सकते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दोस्तों आप जब नेट का सिलेबस उठाते हो तो उसमें आप जब एक टॉपिक उठाते हो, मान लो आपने पॉलिटिकल थियरी उठाई और उसमें रियलिज़म उठाया, तो रियलिज़म पर भी रिसर्च हो चुकी है, कई सारी बुक्स छप चुकी हैं। ठीक है, रियलिज़म पर अगर उसको डिटेल में पढ़ा जाए तो पे कई सारे शोध हो चुके हैं। एक एक विचारधारा,
एक एक विचारधारा अपने आप में एक बड़ा सिलेबस बना सकती है, ठीक है, एक बड़ा इतिहास समाये रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पी वाई क्यू का एनालिसिस करना है। पी वाई क्यू का एनालिसिस के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, आपको कितनी गहराई तक जो है टॉपिक में जाना है, ठीक है, कौन से डायमेंशंस आपको टॉपिक के कवर करने हैं। तो मैंने खुद पर्सनली अपने अनुभव से और अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से पी वाई क्यू का एनालिसिस किया है, और मुझे जो लगता है कि पूरा जो 90 का जो पूरा पैटर्न है, जो यूजी नेट का जो पूरा पैटर्न है, और पॉलिटिकल साइंस का जो पैटर्न है, इवन पॉलिटिकल साइंस के अलावा और भी सारे सब्जेक्ट हैं, उनका सबका लगभग पैटर्न यही रहता है। यहाँ पर मैंने यह बताया है आपको कि यूजीसी जो नेट है ना, वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। दोस्तों ये जो 6 टाइप हैं, इसके अलावा आपको इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। उसके क्वेश्चंस का जो तरीका होता है वो मैंने आपको बताया है। बस आपको ये पैटर्न समझना है। अगर आप ये पैटर्न समझ गए तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिड्यूस योर सिलेबस, और स्मार्ट स्टडी में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक से समझिएगा इसको। पहला है सिंगल ऑप्शनल। पहला कौन सा है? सिंगल ऑप्शनल। देखो, जो क्वेश्चंस के पूछने की जो टाइप है ना, उसको हमने इधर डिकोड किया है, क्वेश्चंस टाइप। ठीक है, क्वेश्चंस टाइप। तो पहला है सिंगल ऑप्शनल। अब सिंगल ऑप्शनल कैसे क्वेश्चन होता है? जैसे मान लो कि नव यथार्थवाद के चिंतक कौन है, तो आपके पास 4 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, न्यू रियलिज्म थिंकर्स कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा, मान लो कौन सा, हॉब्स हो जाएगा। ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा? मैकियावेली हो जाएगा। ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा? मान लो आपको कीनेथ वॉल्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा? आपको कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल ऑप्शनल क्वेश्चन है कि नव यथार्थवाद के जनक कौन है। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ न्यू रियलिज्म। सिंगल ऑप्शनल है, एक ही ऑप्शन है आपके पास, कोई सा एक सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि एक तो आपको वो है कथन या करेक्ट में पूछ ले, या फिर रॉन्ग में पूछ ले। जैसे मान लो, और दूसरे टाइप का अगर देखा जाए इसी में ही कि निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद से संबंधित नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए और 4 में से एक अकेला बताना है, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। और अगर उसी में पूछ ले कि कौन है, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप है मल्टी ऑप्शनल। मल्टी ऑप्शनल की अगर बात की जाए तो मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या रहता है कि इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो क्या, मल्टी ऑप्शनल में भी पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद से संबंधित है, या निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद से संबंधित नहीं है। और आपको जो है 5 या 4 या 3 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कथन के रूप में। ए ये क्वेश्चन में ही रहेगा, बी, सी, डी और ई। यथार्थवाद एक शक्ति को केंद्र में रखने वाली विचारधारा है ना। यथार्थवाद के जनक निम्न है। यथार्थवाद आदर्शवाद का अग्रगामी है। इस टाइप के आपको 5 कथन दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो, उसमें से भी ऑप्शन आपके पास इस टाइप के रहते हैं, ए बी सी करेक्ट है, ए ई करेक्ट है, बी सी ई करेक्ट है, या फिर ऑल करेक्ट है। आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो इनमें से आपके 3 या 4 या 2 जो भी करेक्ट होता है उसको हम कर देते हैं आंसर में। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड काम करती है। एलिमिनेशन जो मेथड है ना, वो इसमें काम करती है। ठीक है, तीसरे टाइप की अगर बात की जाए तो इसमें आते हैं 2 कथन वो दे देते हैं, 2 स्टेटमेंट आपको दे देंगे। तो पहला स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट, इसमें क्या रहता है, पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, या दोनों सही होंगे, या फिर कोई सही नहीं होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि पहला सही हो दूसरा गलत हो, और दूसरा सही हो पहला गलत हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहते हैं। 2 कथन आपको वो दे देंगे, कोई से भी कहीं से भी उठाकर वो दे सकते हैं। ठीक है, अब चौथे जो रहते हैं वो कथन और व्याख्या वाले रहते हैं। ठीक है, कथन और व्याख्या वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें एक रीज़न दिया रहता है और एक असर्शन दिया रहता है ना, ये वाले क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें भी रहता है कि आपको जो है रीज़न जो है वो वैलिड है या नहीं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है या नहीं है, या फिर कथन गलत है, या फिर व्याख्या गलत है, या फिर दोनों गलत हैं। इस टाइप के ऑप्शंस आपको रहते हैं, 4 प्रकार के ऑप्शन रहते हैं। नेक्स्ट जो है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी में क्या पूछ लेते हैं वो, मान लो आपको कन्वेंशन या फिर संधि, उनको क्रम में लगाइए आप, है ना। युद्ध को क्रम में लगाइए, बुक्स के नाम या फिर उनको क्रोनोलॉजी में जमाइए, कॉन्सेप्ट्स कोई से आ जाएँ, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पहले आए हैं, थ्योरी कौन सी पहले आई है, कौन सी बाद में आई है। ठीक है, इसमें क्या थोड़ा डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ा आपको हल्का हल्का उसकी टाइमिंग या डेट याद रखनी है। अगेन जो 6 टाइप के होते हैं लास्ट वाले होते हैं, वो मैचिंग टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? मैचिंग। अब मैचिंग में क्या होता है दोस्तों,
मैचिंग में आपको क्या करना पड़ता है कि मैचिंग में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। मैचिंग में आपको एक तरफ वो संधि दे सकते हैं, है ना? दूसरी तरफ वो जो है उनकी डेट दे सकते हैं। एक तरफ वो युद्ध दे सकते हैं, तो दूसरी तरफ देशों के नाम दे सकते हैं। एक तरफ बुक दे सकते हैं, दूसरी तरफ थिंकर दे सकते हैं। एक तरफ कॉन्सेप्ट, दूसरी तरफ उसके जो है थिंकर दे सकते हैं वो। एक तरफ थ्योरी, दूसरी तरफ उससे संबंधित या उनसे संबंधित केंद्रीय बिंदु दे सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइप की मैचिंग आती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एनटीए पूछता है। ये 6 टाइप के क्वेश्चंस ही हैं। इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एनटीए नहीं पूछेगा, क्योंकि यही सारा पैटर्न है उसका, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया अगर, तो आपको इसको अप्लाई कैसे करना है? इसको अप्लाई आपको ऐसे करना है कि जब भी आप सिलेबस को उठाओगे, पीवाईक्यू को पढ़ोगे और टॉपिक को कवर करोगे, तो आपको देखना है कि आपको ये 6 टाइप के क्वेश्चंस ही बना लेना है आपके दिमाग में टॉपिक को पढ़ते हुए। मान लो आप कोई सा टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको देखना है कि इस टॉपिक में अगर कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट जो है कैसे पूछेगा, है ना? उसको मैचिंग में कैसे पूछेगा वो, उसको क्रोनोलॉजी में कैसे पूछ सकता है, उसको कथन में कैसे पूछ सकता है, उसको व्याख्या में कैसे पूछ सकता है, सिंगल ऑप्शनल, सिंगल फैक्ट में कैसे पूछ सकता है, और मल्टी ऑप्शनल में, मल्टी फैक्ट्स में कैसे पूछ सकता है, ठीक है? तो और इन सभी के बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब बात करते हैं हम स्टडी मटेरियल की। दोस्तों, स्टडी मटेरियल आज वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। हर कोई के पास स्टडी मटेरियल का भंडार मिल जाएगा, हर एक अभ्यर्थी के पास स्टडी मटेरियल का भंडार मिल जाएगा। और कोई भी नया एस्पिरेंट होता है, सबसे पहले वो अपना जो है गट्ठा इकट्ठा करता है स्टडी मटेरियल का, ठीक है? और फिर उसी में ढूँढता रहता है साल भर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो है स्टैंडर्ड बुक्स, अगर आपका जो बेसिक अच्छा है तो स्टैंडर्ड बुक लेनी है आपको, या फिर आपको जो है इग्नू के नोट्स उठाने हैं। अब देखो, इग्नू की जो नोट्स है ना, उसका भी एक प्रोसेस होती है। उसको आप सोचते हो कि कहाँ से मिलेंगे सर, तो उसको आप डायरेक्ट जो है क्रोम पर जाकर या गूगल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट गूगल या क्रोम पे जाना, उस पर टॉपिक का नाम लिखना है आपको। सपोज़ जो हमारा एग्जाम्पल है रियलिज़्म, ठीक है? रियलिज़्म टॉपिक है, उसको हमको ढूँढना है इग्नू के नोट्स। तो रियलिज़्म लिखना है आपको, और उसके पीछे ई ज्ञान कोश पीडीएफ इन हिंदी और इंग्लिश व्हाटएवर यू वांट। तो आपको ये लिखना है और आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगी, डायरेक्ट ही वो पीडीएफ जो है आ जाती है आपको, ठीक है? नेक्स्ट जो है कोचिंग नोट्स। बहुत सारी कोचिंग मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारा जो है कंटेंट उनके पास अवेलेबल है। तो आपको कहीं भी वेल नाउन आपकी जो कोचिंग है, वहाँ से उठाना है नोट्स कोचिंग के, ठीक है? और वो भी हेल्प करेंगे आपको सिलेबस को कवर करने में। तो आप बेस किसको बना सकते हो? आप बेस कोचिंग के नोट्स को भी बना सकते हो किसी, या फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स को नोट्स बना सकते हो, या फिर आप खुद के जो हैं नोट्स को ही बेस बना सकते हो, ठीक है? उसमें आप डाटा ऐड ऑन कर लेना कोचिंग के नोट्स से, या फिर इग्नू के नोट्स से, या फिर जो है कहीं और के शॉर्ट नोट्स से, वीडियो लेक्चर से, और चैट जीपीटी से। तो ये आपके जो खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे ना, वो सबसे वैलिड होंगे, सबसे शानदार होंगे वो। ऑनलाइन रिसोर्स आपको भर भर के इस्तेमाल करने हैं, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है अब। और स्वयं के नोट्स ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट में सबसे ज़्यादा काम आएंगे आपके, ठीक है? बाकी अगर आपको यूनिट वाइज स्टडी मटेरियल चाहिए हो कि पॉलिटिकल थ्योरी में कौन सा चाहिए, है ना, आईपीटी में, बीपीटी में कौन सा चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और टीम राजीव इस पर फिर एक जल्दी नया वीडियो लेकर आएगा, ठीक है दोस्तों? अब मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट नोट्स पे हम चर्चा करेंगे, बिकॉज़ शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, वो शॉर्टकट होते हैं आपकी सफलता के लिए, ठीक है? हालाँकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स आपके टाइम को बचा सकते हैं। ये आपकी दक्षता को और उत्पादकता को दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर सकते हैं, ठीक है? सपोज़ आपने कोई कंटेंट पढ़ा, आपने उस पे 25 दिन दिए आपने उसको, ठीक है? 25 डेज़ आपने वो कंटेंट पढ़ा और आपने उसके नोट्स बना लिए, और आपके वो नोट्स हैं वो 20 पेज में बन चुके हैं, ठीक है? 20 पेज में बन चुके हैं वो नोट्स। सारा आपने 25 दिन में पढ़ा, उसके 20 पेज में वो नोट्स बना लिया आपने, शॉर्ट नोट्स। तो आपको ये 20 पेज पढ़ने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 1 दिन स्टार्टिंग में, या 2 दिन लग सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आप इसका रिवीजन करोगे ना, क्योंकि कंटेंट एक पेज में भी बहुत रहता है, तो 1 से 2 दिन लगेंगे। लेकिन आप जब दोबारा इसको करोगे ना, तो आप 1 दिन में कर पाओगे, और जब आप तीसरी बार कर लोगे ना, तो इसको कुछ घंटों में आप फिनिश कर पाओगे इसको। तो देखो, 25 दिन जो आपने पढ़ा, वो भी आपने वेल्दी पढ़ा, अच्छा पढ़ा होगा आपने ना,
चीज़ों को ढूँढ ढूँढ के पढ़ा होगा और उसको आप घंटों में रिवीजन कर पाओगे, तो आपकी उत्पादकता जो है ना वो कितनी बढ़ जाएगी आप समझ सकते हो, है ना। एंड इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। फिर आप बोलते हो कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है हमको। चलो, तो देखिए शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना वो उसका मतलब ही होता है कि आपको जो है 10 पेज का मटेरियल 1 पेज में कन्वर्ट करना, ये आना चाहिए, और 100 पेज का 10 पेजों में करना, ठीक है। लास्ट टाइम रिवीजन में ये कारगर होते हैं। तो वी विल शेयर सम सैम्पल इन टेलीग्राम ग्रुप्स ऑफ टीम राजीव। हमने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या हमारी प्रिपरेशन के दौरान या जो टीचर्स उन्होंने बनाए थे, तो आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस PYQ, प्रैक्टिस MCQ की अगर बात की जाए तो यूनिट वाइज करना है आपको, ठीक है, और टॉपिक वाइज आपको करना है। मैं यहाँ पर एक बुक रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि यूथ कंपटीशन की टॉपिक वाइज जो बुक आती है वो भी आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसका फ़ोटो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। यूथ कंपटीशन टॉपिक वाइज की बुक है, वही लेना आप PYQ के लिए, ठीक है। इससे आपके सारे जो हैं PYQ वो कवर हो जाएंगे, और वही आपके जो है आप PYQ के MCQ की तरह प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि लास्ट में आपको क्या करना है, आपको रिवीजन पे फोकस करना है, फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अब मॉक टेस्ट आप अगेन किसी भी ऑनलाइन जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो आप, या फिर NTA ने खुद अभ्यास ऐप बनाया है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगेन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन आपको बार बार करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है आपको, ठीक है। देन जो आपको सक्सेस है वो श्योर मिल जाएगी, यू विल डेफिनेटली सक्सीड, है ना। JRF के लिए नोट्स नहीं, जुनून चाहिए। अगर आप JRF करना चाहते हो साथियों, तो सिर्फ नोट्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, आपको जो है एक बेहतर अप्रोच के साथ में, बेहतर स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो दोस्तों UGC नेट या JRF सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, आपको याद रखना है, ये आपके सपनों का दरवाज़ा है, ये आपके बहुत सारे दरवाजे खोलेगा आपको, है ना। और इस दरवाजे को खोलने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लगन चाहिए, आपको जुनून चाहिए, आपको जो है संघर्ष करना होगा इसके लिए, वो भी सही दिशा में। और सही दिशा दिखाने का काम टीम राजीव लगातार कर रही है और आगे भी करेगी। याद रखिए, आपका बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, अगर मेहनत सच्ची है तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको। आप जैसे सपने देखने वाले स्टूडेंट के लिए ही टीम राजीव बना है, जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, मोटिवेट भी करता है और साथ भी देता है। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टीम राजीव को, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो कहीं से भी आने वाले एस्पिरेंट्स को एक मंजिल तक पहुंचाने का जुनून रखता है। टीम राजीव, शिक्षा से क्रांति की ओर। धन्यवाद।